हेलो एवरीवन। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको डिस्कशन कर लेते हैं। प्रैक्टिस शीट में आते हैं। प्रैक्टिस शीट 2, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या हो गया? 6 तो इजी है। डी वाई बाई क्वेश्चन नंबर 6 देखो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये तो सिंपल इंटीग्रेशन है, कॉस क्यूब एक्स, किस वाले पार्ट में नहीं हो रहा है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस एक्स रूट ओवर 2x प्लस 1, है ना। तो डी वाई को हम क्या लिखेंगे? कॉस क्यूब एक्स साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, सिंपली तो ब्रेक हो जा रहा है, प्लस एक्स रूट ओवर ट्वाइस एक्स प्लस 1 डी एक्स। किस वाले पार्ट में सॉल्व नहीं हुआ अरुणिता? यहाँ पे देखो पावर ऑड और इवन है। याद है, आपको बताया था कि जब भी ट्रिगोनोमेट्री में जब हम लोग इंडेफिनिट कर रहे थे, वहाँ पे मैंने बताया था कि जब भी इस टाइप का कोई टर्म होता है तो हम किसको लेते हैं? जो आपके पास इवन नंबर का टर्म होता है। तो यहाँ पे आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है? साइन एक्स इक्वल टू टी सब्स्टिट्यूट करना है ना। इस वाले में क्या पुट करेंगे? साइन एक्स इक्वल टू टी सब्स्टिट्यूट करेंगे। और इस वाले में क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? रूट से प्रॉब्लम है तो ट्वाइस एक्स प्लस टी को टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर दो, सॉल्व हो जाएगा। अब कर पाओगे अरुणिता? ट्राई करना, ये क्वेश्चन ट्राई करना। ठीक है, तो यहां से आगे आपका सॉल्व हो जाएगा, बाकी सारा सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है? 7 भी तो सेम ही है। पहले इसको सब इधर ब्रेक करो, cos x इक्वल cos x डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये सब तो इंटीग्रेशन में ये सब क्वेश्चन किया होगा। देखो cos थ्राइस एक्स प्लस cos ट्वाइस एक्स, अरुणिता देखो माइनस cos ट्वाइस एक्स को राइट हैंड साइड में ले आया और ये हो गया, है ना। इसके बाद यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या लिखोगे? डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? cos थ्राइस एक्स प्लस cos ट्वाइस एक्स डिवाइडेड बाई cos x, है ना। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ऊपर में देखो सी एन डी यूज कर सकते हैं, इंडेफिनिट में ये सब कुछ किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? cos c प्लस cos d यूज करना है। कर पाओगे? सी एन डी यूज करोगे, ऊपर नीचे से टर्म कैंसिल हो जाएगा और बाकी का सारा टर्म कट जाएगा। ठीक है, अरुणिता समझ में आ रहा है? 6 7 समझ में आ गया, तो ये 7th भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 7th किसका था? अरुंधति का भी था। अरुंधति समझ में आ गया 7th भी। क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं, इसको बाद में करते हैं। 7 8 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ रहा है? अरुंधति अरुणिता समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? साइन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू के। ठीक है, तो देखो साइन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू के, तो हमें ये तो पता है कि इस टाइप का इंटीग्रेशन हम सॉल्व नहीं करते हैं। तो क्या करेंगे? पहले हम डी वाई बाई डी एक्स को बाहर निकालेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स को कैसे सॉल्व करेंगे? साइन इनवर्स ऑफ के, है ना। और यहाँ पे क्योंकि के कांस्टेंट है तो ये किसके तरह बिहेव करेगा? कांस्टेंट की तरह, है ना। तो साइन इनवर्स के इंटू डी एक्स, है ना। तो ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? y इक्वल टू एक्स
साइन इनवर्स के प्लस सी। समझ में आया? समझ में आ रहा है? सेवेंथ, एट्थ हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किसी पार्ट में डाउट है और बताओ। 9th में देखो, 9th अब नहीं कर पाओगे। 9th क्या दिख रहा है? होमोजीनियस। देखो ये क्वेश्चन पहले आ गया था, अब कर सकते हो। dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 2y प्लस एक्स। देखो ये क्या बन रहा है? होमोजीनियस नहीं बन रहा है? होमोजीनियस है ये क्वेश्चन। अरुणिता समझ में आ रहा है कि नहीं? अरुंधति समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? होमोजीनियस है। क्या पुट करना है? y इक्वल टू वी एक्स, है ना। और y इक्वल टू वी एक्स पुट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा? v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई ट्वाइस v प्लस 1। ठीक है, इसके बाद अब आगे सॉल्व करो, बाकी सारा सॉल्व हो जाएगा। होमोजीनियस में इतना क्वेश्चन किया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, इस टाइप का क्वेश्चन शायद पहले नहीं किया होगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस ट्वाइस वाई है ना। कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ट्वाइस वाई इक्वल टू, देखो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ट्वाइस वाई इक्वल टू 1 माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स, है ना। ये वाला टर्म हमारे पास है ना। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे? अब इसके बाद क्या करेंगे? देखो कॉस के अंदर में जो है, कॉस के अंदर में जो टर्म है ना, कॉस के अंदर वाले टर्म को ध्यान से देखो एक बार आप, है ना। कॉस के अंदर वाला टर्म देखो क्या है हमारे पास? x माइनस ट्वाइस वाई। ठीक है, तो देखो जब भी आपको कोई लीनियर टर्म अंदर में दिखाई पड़े एक्स वाई का टर्म, और इसमें कोई और मेथड अप्लाई नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो हमें करना क्या है कि हम यहाँ पे x माइनस ट्वाइस वाई को ही t सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखो x माइनस ट्वाइस वाई को t सब्स्टिट्यूट कर दिया, है ना। और अब इसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा? 1 माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, है ना। और ये देखो ये पूरा टर्म एक्चुअली में क्या बन गया? ये पूरा टर्म क्या बन गया? डी टी बाई डी एक्स बन गया, है ना। तो देखो ये इक्वेशन हमारा अब क्या हो गया? कॉस स्क्वायर टी इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। और अब सॉल्व कर पाओगे, डी एक्स को इस तरफ लेके आए तो ये क्या बन गया? सेक स्क्वायर टी डी टी। और अब इंटीग्रेट आप कर पाओगे। क्लियर है? 10th किसका था? अरुंधति, अरुणिता। क्लियर है? इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, एक बार फिर से ट्राई करना, सारे क्वेश्चन फिर से सॉल्व होगा। सबका मैंने हिंट बता दिया है कि आगे कैसे प्रोसीड करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? 14 में बोल रहा है y e टू द पावर x, y e टू द पावर x बाई y, y e टू द पावर x बाई y dx इक्वल टू dx इक्वल टू x e टू द पावर x बाई y प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा कुछ है, इंटू डी वाई, है ना। ऐसा कुछ टर्म है। देखो तो आपको बताया था कि डेफिनेट इंटीग्रेशन जब भी आपको, सॉरी, डिफरेंशियल इक्वेशन जब आपको सॉल्व करना होगा तो हम क्या करेंगे?
पहला स्टेप हमारा होगा dy बाई डी एक्स के फॉर्मेट का होना चाहिए, ठीक है। तो पहले इसको dy बाई डी एक्स के फॉर्मेट का निकाल के देखो क्या होता है। तो dy बाई डी एक्स लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, y e टू दी पावर x बाई वाई डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, x e टू दी पावर x बाई वाई प्लस वाई स्क्वायर, है ना। तो ऐसा कुछ टर्म हमारा निकल के आ रहा है ना। 14 में यही है y e टू दी पावर x बाई वाई इंटू x e टू दी पावर x बाई वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। देखो हमें यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल दिखाई दे रहा है किसी को, क्या यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल है ना, वेरिएबल सेपरेबल मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, तो वेरिएबल सेपरेबल तो हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाएंगे होमोजीनियस पे। तो क्या ये होमोजीनियस होगा, होमोजीनियस भी नहीं दिख रहा है हमें, है ना, क्योंकि ऊपर में y है, इधर x है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, तो होमोजीनियस भी नहीं हो सकता है। तो थर्ड हम किस पे आ जाएंगे, थर्ड हम आ जाएंगे लीनियर वाले पे, है ना। और लीनियर में भी हमारे पास दो केस था, dy बाई डी एक्स और dx बाई dy। तो देखो पहले हम dy बाई डी एक्स के टर्म में देखते हैं। तो यहाँ तो dy बाई डी एक्स के टर्म में लिखा ही हुआ है ना। तो dy बाई डी एक्स के टर्म में तो ये हमें लीनियर नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हम इसको dx बाई dy में कन्वर्ट करने का ट्राई करते हैं, देखते हैं अगर क्वेश्चन सही होगा तो ये हो जाना चाहिए। तो देखो dx बाई dy की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, x e टू दी पावर x बाई वाई प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई y e टू दी पावर x बाई वाई, ठीक है। और देखो इसको अगर मैं अलग अलग सेपरेट करता हूँ, x dy बाई डी एक्स, पहला वाला टर्म देखो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा x बाई वाई प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक y से y कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई वाई ई टू दी पावर x बाई वाई, ऐसा कुछ टर्म आ रहा है ना। ऐसा कुछ टर्म आ रहा निकल के। और अब क्या अप्लाई करेंगे इसमें, इस क्वेश्चन में शायद कुछ मिसिंग है, ठीक। अब देखो यहाँ पे x में x तो आ गया, यहाँ पे y का टर्म नहीं होना चाहिए था, है ना, क्योंकि y का टर्म हो गया तो ये फिर अलग अलग ब्रेक नहीं हो पाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 रहने दो, क्वेश्चन नंबर 14 में कुछ एरर है, ठीक है। मैं इसको चेक करके फिर आपको करेक्ट करके बताता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में फिर से चेक करके बताता हूँ आपको कि करना है कि नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। मैं इसको चेक करता हूँ 14 को, क्वेश्चन में कुछ एरर लग रहा है। 15 में फिर से देखो dy बाई डी एक्स का टर्म में पहले ब्रेक करेंगे, 1 प्लस ई टू दी पावर x बाई वाई डी एक्स प्लस ई टू दी पावर x बाई वाई इंटू 1 माइनस एक्स बाई वाई, 1 माइनस एक्स बाई वाई। 15th क्यों नहीं हुआ, dy इक्वल टू 0। अरुणिता 15 क्यों नहीं हुआ, 15 तो इजी है, सेम होमोजीनियस हमें डायरेक्टली यहां से दिख रहा है। पहले आप क्या करो, इसको पहले आप इसको dy बाई डी एक्स के टर्म में ब्रेक करो, ठीक है। पहले हम इसको क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स के टर्म में इसको ब्रेक करेंगे, है ना। तो पहले इसको dy बाई डी एक्स के टर्म में लिखो। तो यहां से देखो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस ई टू दी पावर x बाई वाई डिवाइडेड बाई ई टू दी पावर x बाई वाई माइनस 1, ठीक है। इस माइनस को मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया है, ठीक है। इसको देख लेना, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली उसको एडजस्ट करके लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे सब कुछ हमें होमोजीनियस दिख रहा है। ये कौन सा इक्वेशन है, 0 डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन है ना। तो क्या करेंगे, x बाई वाई को y इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे, है ना, y इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 ई टू दी पावर 1 बाई वी
डिवाइडेड बाई ई टू द पावर 1 बाई वी इंटू वी माइनस 1। ठीक है, क्लियर है। और अब देखो मैं इसको लेफ्ट राइट हैंड साइड ले जा रहा हूँ, एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस ई टू द पावर 1 बाई वी डिवाइडेड बाई ई टू द पावर 1 बाई वी इंटू वी माइनस 1 माइनस वी, है ना। और इसको जब एलसीएम लेंगे तो ये क्या होगा, 1 प्लस ई टू द पावर 1 बाई वी माइनस वी इंटू वी माइनस 1 इंटू ई टू द पावर 1 बाई वी। देखो यहाँ तक सॉल्व किया, ई टू द पावर 1 बाई वी इंटू वी माइनस 1, है ना। इस टर्म को थोड़ा सा एडजस्ट करने का ट्राई करो। ठीक है, यहाँ से आगे ये वेरिएबल सेपरेबल दिख रहा है। ठीक है, यहाँ से बस डायरेक्टली इस पूरे टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाओ, है ना। यहाँ से फिर वेरिएबल सेपरेबल ट्राई करना। ठीक है, नहीं होता तो फिर बताना मुझे, मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ तक ये सारे क्वेश्चंस डिस्कशन हो गए। ठीक है, अप टू 20 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में शीट के जितने भी क्वेश्चन बाकी है वो सारे क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन नंबर 11 भी था, हाँ क्वेश्चन नंबर 11 था, 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, अरुंधति। क्वेश्चन नंबर 11, एक्स प्लस वाई एक्स प्लस 2y डी एक्स माइनस 2x माइनस वाई इंटू डी वाई इक्वल टू 0। ठीक है, क्लास में इस टाइप के क्वेश्चन के लिए मैंने बताया था आपको क्या करना है। ठीक है, यहाँ पे डी वाई है, यहाँ पे डी एक्स है। ठीक है, क्लास में आपको बताया था कि जब भी इस टाइप से कुछ भी लिखा रहता है, अरुंधति देखो ध्यान से, जब भी इस टाइप का कुछ क्वेश्चन लिखा रहता है तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप कि आप डी वाई बाई डी एक्स के टर्म में फंक्शन को रिप्रेजेंट करो। तो डी वाई बाई डी एक्स में लिखोगे तो ये क्या होगा, 2 माइनस वाई बाई एक्स प्लस 2y, है ना। और अब देखो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, होमोजीनियस दिखाई दे रहा है। ठीक है, होमोजीनियस आपको तुरंत चेक करना आना चाहिए। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हम क्या लिख पाएंगे, तो आप चेक करना है इसको, ये क्या आता है, होमोजीनियस होता है। तो y इक्वल टू वी एक्स लिख सकते हैं, और यहाँ पे पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वी डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 2 माइनस वी डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2v। ठीक है, ये इसमें सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ पे पुट करो, यहाँ तक पहुँच जाओगे। ठीक है, और इसके बाद कैसे सॉल्व करना है ये सब सेम प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ से आगे खुद से सॉल्व करो। ठीक है, ट्राई करो, नहीं होता है तो बताना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में शीट कंप्लीट कर लो, क्योंकि फिर टेस्ट भी आने वाला है ना। तो टेस्ट से पहले तक सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास में शीट में सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करो। ठीक है, फिर हम लोग आगे करते हैं। ठीक है, तो 11th भी हो गया। अब आते हैं हम लोग मिसलेनियस पे। मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10। मिसलेनियस में 7, 8, 9, 10 देखो। मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या है, 7 में ये बोला है कि फॉर अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन शो दैट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय दिस, है ना। तो इसमें क्या हो गया, बस तुम्हें आपको ये सॉल्व करने के लिए बोल रहा है, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अरुणिता देखो, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा 7th वाला। डी वाई बाई डी एक्स देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7th में, ये सब तो बेसिक इक्वेशंस है। मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 7 देखो, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ऐसा कुछ इक्वेशन है। ठीक है, अब बोल रहा है कि हमें इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, मतलब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन
सॉल्व करने के लिए बोल रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको dy बाई डी एक्स इक्वल टू समथिंग के टर्म में लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो इसको राइट हैंड साइड लेके चले गए तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, है ना। और देखो वेरिएबल सेपरेबल तो हमें यहाँ पे दिखाई दे ही रहा है, वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू डी एक्स अपॉन माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो इसमें ये इस टाइप के क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। आंसर शायद प्रूफ नहीं हो पा रहा है ना। चेक करना, प्रूफ भी हो जाएगा। जो ये सारा दोनों क्वेश्चन किस में चला जाएगा, लॉग में चला जाएगा, है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमारा किस टाइप का इक्वेशन है, याद है आपको, dx अपॉन क्वाड्रेटिक, है ना। और याद होगा आपको कि क्वाड्रेटिक को हम किस में ब्रेक कर पाएंगे, क्वाड्रेटिक को आप एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस तीन में से किसी फॉर्मेट में इसको ब्रेक कर पाओगे, है ना। दोनों टाइप सेम टाइप का है। तो इसको जब आप परफेक्ट स्क्वायर में ब्रेक करोगे तो ये कुछ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप का कुछ आएगा, चेक कर लेना, है ना। ये कुछ इस फॉर्मेट का कन्वर्ट होगा। और इसका डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रेशन आपको पता है, ये किस में चला जाता है, ln में चला जाता है ना। तो इसको यहां से आगे सॉल्व करो, आंसर मैच करेगा। सिंपल क्वेश्चन है ये तो, बस इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हो इसका मतलब, ठीक है। इंटीग्रेशन सही से करो, सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, π/4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में फिर से आपको मैंने बताया कि डिफरेंशियल इक्वेशन का पहला स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है कि आप dy बाई डी एक्स इक्वल टू कैपिटल fxy के फॉर्मेट में लिखो। कितनी बार बताया। तो यहाँ पे देखो इक्वेशन क्या है हमारे पास, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, है ना, कॉस वाई डी एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई डी वाई इक्वल टू 0, ऐसा कुछ इक्वेशन है ना, ऐसा कुछ इक्वेशन है। और बोल रहा है कि वो जो कर्व है वो कहां से पास कर रहा है, 0, π/4 से पास कर रहा है। इसका मतलब x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू कितनी है, π/4। इसका मतलब जो हमें सॉल्यूशन निकालना है वो कौन सा सॉल्यूशन निकालना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है ना। कौन सा सॉल्यूशन निकालना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले याद है आपको कि कभी भी इस टाइप का इक्वेशन दिया रहता है तो सबसे पहले आप क्या करो, dy बाई डी एक्स के फॉर्मेट में लिखो। हर बार लेक्चर में देखो, हर एक क्वेश्चन के स्टार्टिंग में मैंने हर बार ये चीज आपको रिपीट करवाया है ना। तो यहाँ पे देखो dy बाई डी एक्स के फॉर्मेट में लिखोगे तो क्या होगा, माइनस टाइम्स साइन एक्स कॉस वाई डिवाइडेड बाई कॉस एक्स साइन वाई, है ना। और यहाँ से देखो dy बाई डी एक्स को आप क्या लिख पाओगे, माइनस टाइम्स टेन एक्स अपॉन टेन वाई। और देखो वेरिएबल सेपरेबल तो हमें दिखाई दे रहा है, क्या हो जाएगा, टेन वाई डी वाई इक्वल टू माइनस टेन एक्स डी एक्स, है ना। और देखो वेरिएबल सेपरेबल से इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। सॉल्व करोगे, जो नीचे जो आपका जनरल सॉल्यूशन आएगा, जनरल सॉल्यूशन में फिर से आप ये वैल्यू पुट कर देना तो आपका क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग स्टेप यही है। आपको कितनी बार बताया कि dy बाई डी एक्स किसी भी फॉर्मेट में हो, सबसे पहले आप dy बाई डी एक्स इक्वल टू कैपिटल fxy लिखो, ठीक है। किसी भी लेक्चर में आप उठा के देख लेना जहां पे हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया था, हर लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने सारा स्टेप्स आपको फिर से बताया है ना। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कैपिटल fxy लिखना है। उसके बाद हमें इसके बारे में सोचना है कि वेरिएबल सेपरेबल यूज होगा या होमोजीनियस होगा या लीनियर होगा, है ना। तो ये सारा स्टेप्स हर क्वेश्चन में आपको सॉल्व करके बताया मैंने। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, फाइंड दी पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। सेम वही क्वेश्चन है। फिर से आप प्रॉब्लम ये हो रहा है कि तुम इसको dy बाई डी एक्स के फॉर्मेट में नहीं लिख रहे हो, इसलिए हम समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें क्या करना है कि नहीं। मेन प्रॉब्लम यहाँ पे है। देखो एक बार अगर तुम पहले वहां से स्टार्ट करोगे, हर बार आपको बताया कि स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से करना है, ठीक है। हर एक लेक्चर में देखो, सब लेक्चर में मैंने ये बताया कि आपको स्टार्ट पहले कहाँ से करना है। अचानक से किसी भी क्वेश्चन पे जंप नहीं करना है कि मुझे ये मेथड यूज करना है, ठीक है। पहले स्टार्टिंग स्टेप लिखो कि क्या है, उसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे।
तो यहाँ पे देखो स्टार्टिंग स्टेप हमारा क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स वाई। तो dy बाई डी एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में लिखो और बाकी सारे टर्म को राइट हैंड साइड में ले आके एडजस्ट करो। तो देखो एडजस्ट करोगे तो ये क्या होगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई टू द पावर एक्स। देखो ये टर्म आ गया हमारे पास, है ना। अब देखो कि यहाँ पे हमें अब क्या करना है, अब आपको सोचना है कि अब इसमें क्या क्या चीजें अप्लाई हो सकती है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, है ना, स्टेप भी आपको बताया था मैंने, dy बाई डी एक्स इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स वाई लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको पहले चेक करना है वेरिएबल सेपरेबल। अगर ये काम नहीं करता है तब हमें होमोजीनियस चेक करना है, ठीक है। डायरेक्टली होमोजीनियस पे नहीं जंप करना है, और ये दोनों काम नहीं करेगा तब हमें लीनियर के बारे में सोचना है। यही 3 स्टेप का तो क्वेश्चन है। हर बार आपको इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया जाता है, आप क्वेश्चन छोड़ देते हो, है ना। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आप इसको इस वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो। क्लियर है। तो पहला स्टेप हमारा यही है कोई भी क्वेश्चन में कि पहले आप dy बाई डी एक्स में लिखो। इस तीनों स्टेप को चेक करो, है ना। धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपका ये चीजें बहुत फास्ट हो जाएगा। आप देखते ही समझ जाओगे कि उसमें वेरिएबल सेपरेबल यूज होगा या होमोजीनियस यूज होगा, है ना। तो ये चीज आप स्टेप फॉलो नहीं कर रहे हो इसलिए दिक्कत हो रहा है। यहाँ पे देखो वेरिएबल सेपरेबल काम करेगा नहीं। यहाँ पे देखो ये कंप्लीटली x का फंक्शन है, ये कंप्लीटली y का फंक्शन है, तो वेरिएबल सेपरेबल क्यों यूज नहीं होगा। अलग अलग करो वेरिएबल सेपरेबल में। देखो ये क्या बन जाएगा, dy बाई डी एक्स dy बाई डी एक्स 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस टाइम्स ई टू द पावर x अपॉन 1 प्लस, नीचे वाले को देखो मैं ये लिख रहा हूं ई टू द पावर x dx, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, अब समझ में आ रहा है। ये तो सिंपली फॉर्मूला है, tan इनवर्स में चला जाएगा। इसमें क्या करेंगे, e टू द पावर x को t लोगे तो ऊपर वाला dt बन जाएगा, तो ये भी आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी आप आगे खुद से सॉल्व करो यहाँ पे, है ना। सारा क्वेश्चन आपका किया हुआ है, बस ये है कि आप पहला स्टेप फॉलो नहीं कर रहे हो, इसलिए आप हर एक क्वेश्चन में फंस जा रहे हो, ठीक है। इसलिए स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो कि कैसे क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है, फिर से वही सेम क्वेश्चन है। देखो आप क्वेश्चन बस इसलिए छोड़ रहे हो क्योंकि आपको dy बाई डी एक्स लिखना नहीं आ रहा है अभी तक, है ना। देखो सारे क्वेश्चन में वही है, जितने भी क्वेश्चन है पहला स्टार्टिंग स्टेप आपको मैंने यही बताया, है ना। तो 10th में देखो क्या है क्वेश्चन, y e टू द पावर x बाई वाई इंटू डी एक्स इक्वल टू x e टू द पावर x बाई वाई। देखो हर एक क्वेश्चन में प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, है ना। ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब इस क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करेंगे, इस क्वेश्चन को हम क्यों प्रोसीड करेंगे, क्योंकि ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही नहीं है। तो जब हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं तो हम डायरेक्टली सॉल्व भी नहीं करेंगे इसको। क्लियर हो रहा है ना। तो पहला चीज आपको ये ध्यान देना है कि हाँ क्वेश्चन हमारे अकॉर्डिंग है या नहीं है, ठीक है। जिस मेथड से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखा है उस मेथड उस प्रोसेस में नहीं होना चाहिए। अगर वो क्वेश्चन उस मेथड में नहीं है तो हमें उस मेथड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। क्वेश्चन जानबूझ के आपको इस फॉर्मेट में दिया गया है कि नहीं। आपको अपने हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया गया है, तो हमने जिस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सीखा है उस स्टेप से हम स्टार्ट करेंगे। अगर उस फॉर्मेट में नहीं है तो हम पहले अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तुम जिसने तुम्हें क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंग तुम क्यों चल रहे हो, है कि नहीं। उसने क्वेश्चन अपने अकॉर्डिंग बना के दिया, क्वेश्चन सॉल्व हमें करना है, उसे नहीं करना है ना। क्वेश्चन जो है हमें सॉल्व करना है, क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन जब हमें सॉल्व करना है तो हम अब अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन को एडजस्ट करेंगे, है ना। तो पहले आप dy बाई डी एक्स फॉर्मेट में लिखो। तो देखो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा यहां से, y e टू द पावर y बाई एक्स अपॉन x e टू द पावर x बाई वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये भी देखो सेम वही क्वेश्चन है, ये भी देखो सेम वही क्वेश्चन है जो ऊपर में था, e टू द पावर x बाई वाई, ठीक है। एक बार इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, e टू द पावर x माइनस
ई टू द पावर y इंटू ई टू द पावर y इक्वल टू वी एक्स भी काम नहीं करेगा। ठीक है, होमोजीनियस नहीं है। वेरिएबल सेपरेबल यूज कर सकते हैं क्या? वेरिएबल सेपरेबल भी यूज नहीं हो पाएगा। ठीक है, देखो, ठीक है, तो पहले dy बाई डी एक्स के फॉर्मेट में लिखा, ठीक ना, और इसके बाद हम देख रहे हैं कि ये इसमें कौन सा मेथड अप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो पहले वेरिएबल सेपरेबल के बाद हम चेक कर रहे हैं कि इसमें होमोजीनियस लग सकता है कि नहीं। तो होमोजीनियस भी यहाँ पे क्या है, ये नहीं है, है ना, होमोजीनियस भी ये क्वेश्चन में नहीं है। होमोजीनियस भी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे y बाई एक्स है या x बाई वाई है। x बाई वाई है ना, यहाँ पे x बाई वाई होगा। ठीक है, इसको अगर मैं डी वाई एक्स बाई डी वाई लिखता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, x ई टू द पावर एक्स बाई वाई प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई x ई टू द पावर x बाई वाई। ठीक है, ये y हो जाएगा। और इसको अगर अब मैं डिवाइड करता हूँ तो देखो क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू, यहाँ से देखो x बाई वाई प्लस वाई ई टू द पावर x बाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, अब इस वाले क्वेश्चन में ये वाला और जो पीछे वाला 14 था, है ना, वो दोनों सेम ही क्वेश्चन है। तो इस वाले में देखो कि यहाँ पे जो फंक्शन है हमारा वो x का फंक्शन है ना, और ये ये डी एक्स बाई डी वाई के फॉर्मेट में। ठीक ना, तो यहाँ पे हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम x को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, याद है आपको कि जब हमारे पास होमोजीनियस हुआ करता था, ठीक है, होमोजीनियस जब हुआ करता था तो हम y इक्वल टू वी एक्स पुट करते थे, याद है कि नहीं, है ना। तो अब हम यहाँ पे सेम यही पुट करेंगे, लेकिन हम इसको थोड़ा सा चेंज करके पुट करेंगे। तो हम यहाँ पे x इक्वल टू वी वाई पुट करेंगे, है ना, क्योंकि हमें dx बाई डी वाई का फॉर्मेट दिया हुआ है। ठीक है, तो x इक्वल टू वी वाई पुट करोगे तो देखो ये क्या बन जाएगा, dx बाई डी वाई इक्वल टू v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई। ठीक है, ये dx बाई डी वाई में है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे पुट किया। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करो, कितना हो जाएगा, v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई इक्वल टू एक्स बाई वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, v हो जाएगी, प्लस y, y को क्या करेंगे, y को आप सेम रहने दो अभी, क्योंकि हम y के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं, है ना, और x बाई वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v हो जाएगी। देखो ये देखो यहां तक सॉल्व हो गया। यहां से आपका v और v से कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो v से v कैंसिल हो गया, है ना, और यहां से y भी आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब चेक करना, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, dv बाई डी वाई इंटू वाई इक्वल टू वाई इंटू ई टू द पावर v, है ना, और देखो यहाँ पे y से y भी कैंसिल हो गया, है ना, तो dv बाई डी वाई की वैल्यू कितनी हो गई, e टू द पावर v, है ना। और अब आप इजिली सॉल्व कर सकते हो, e टू द पावर माइनस वी डी वी इक्वल टू डी वाई, है ना। अब देखो ये इजिली सॉल्व हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, माइनस ई टू द पावर माइनस वी इक्वल टू वाई प्लस सी, और v के जगह पे हम फिर से पुट क्या करेंगे, e टू द पावर माइनस एक्स बाई वाई इक्वल टू वाई प्लस सी। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन नंबर 14 जो था, जो मैंने बोला था छोड़ देने के लिए, वो दोनों सेम ही क्वेश्चन है एक्चुअली में, है ना, तो वो क्वेश्चन सही दिया हुआ है। ये वाला क्वेश्चन क्या करना है आपको समझ में आ रहा है ना, ये वाला क्वेश्चन भी सही है। यहाँ पे हमें क्या करना है, x इक्वल टू वी वाई पुट करना है। ठीक है, x इक्वल टू वी वाई सब्स्टिट्यूट करना है, और ये सब्स्टिट्यूट करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है, तो ये सारा क्वेश्चन आपका डिस्कशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में
प्रैक्टिस शीट आप कंप्लीट अच्छे तरीके से करो, ठीक है। जो भी क्वेश्चन हो उन सारे क्वेश्चन को हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास के लिए हमारे पास होमवर्क होगा, डिस्कशन करना ही हमें। बाकी ऑलमोस्ट आपके पास बहुत सारा टाइम मिला था ऑलरेडी करने के लिए, है ना। उस टाइम पे भी टाइम दिया था, उसके बाद 1 वीक का टाइम और मिला है आपको। तो नेक्स्ट क्लास में आपको प्रैक्टिस शीट 2 कंप्लीट डिस्कशन होगा, ठीक है। जिस क्वेश्चन में भी डाउट हो, प्रैक्टिस शीट 2 कंप्लीट डिस्कशन, ठीक है। किसी क्वेश्चन में डाउट हो आप वो पूछ सकते हो। और मिसलेनियस और चैप्टर 9, ठीक है। चैप्टर 9 में एनसीईआरटी बुक में चैप्टर 9 में किसी भी पार्ट में कोई डाउट हो, ये दोनों चीज का आप डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो वो चीज करते रहो, क्योंकि फिर सैटरडे को टेस्ट है, तो फिर उस हिसाब से प्रैक्टिस भी होता जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं इस तरफ वाले पार्ट में आपको कम होमवर्क दे रहा हूं, है ना। तो इस तरफ वाले पार्ट में आपको इसलिए कम मैं दे रहा हूं, 4-5 क्वेश्चन करके हम लोग डेली कर रहे हैं, ताकि आपका ज्यादा बर्डन इस तरफ नहीं रहे, ठीक है। बाकी सारा काम आप उस पर दे सको। तो अब देखो, अब हम आते हैं फिर से अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे, ओरिजिनल चैप्टर पे, जो हमारा था रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। तो हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन पे आते हैं। रिलेशन एंड फंक्शन में बताओ कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 5 करने के लिए दिया गया था, ठीक है। तो रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन में लास्ट क्लास में हमने देखा था कि रिलेशन किस तरीके से डिफाइन होता है, और पर्टिकुलरली हम उसमें रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करते हैं, सिमेट्रिक कैसे चेक करते हैं, ठीक है, एंड ट्रांजिटिव कैसे चेक करते हैं। और ये सारी चीजें अगर चेक हो जाती है तो हम इसी को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना। यही चीजें अगर सेटिस्फाई हो जाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना। तो ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था, और इसमें क्वेश्चंस वगैरह भी हम लोगों ने किया था, ठीक है। तो आपको यहां तक क्लियर है कि किसी क्वेश्चन में डाउट है कि किसी क्वेश्चन में हम कैसे होमोजीनियस वगैरह चेक करते हैं, है ना। किसी पार्ट में कैसे हम होमोजीनियस नहीं, किसी भी पार्ट में कैसे हम रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक वगैरह चेक करेंगे, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में ले लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका एक्सरसाइज 1.1 का है, इसमें जो हमारा रिलेशन डिफाइन किया हुआ है, वो रिलेशन कुछ इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है, a = a <= b², है ना। ऐसा ही कुछ है, और हमें इसको चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है या क्या है, ठीक है। और यहां पे जो आपका a और b डिफाइन है, a और b आपका कहां से डिफाइन है, तो ये रिलेशन R में डिफाइन है ना। तो ये जो रिलेशन है हमारा, ये रिलेशन हमारा किस में डिफाइन है, ये रिलेशन हमारा R में डिफाइन है, ठीक है। तो हमें रियल नंबर के टर्म्स में सोचना है ना, a, b बिलोंग टू रियल नंबर, ठीक है। तो हमें इसे चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है, ठीक है। हाँ, जैसे इसमें देखो अभी आ जाएगा, वो उसी पार्ट को हम लोग फिर से कर रहे हैं। अभी हम लोग बस एग्जांपल ही करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा अभी नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक वगैरह सही तरीके से होना चाहिए। यहां पे देखो हमें ये रिलेशन हमें दिया हुआ है, तो इस रिलेशन को अगर मुझे लिखना होगा तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूं कि नहीं, a रिलेटेड टू r सच दैट a इज b², ठीक है। तो ये हमें क्या है, गिवन है, हमें ये गिवन था, इसको मैंने इस फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, ठीक है। अब देखो इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद यहां पे देखो, अब मुझे पहला चीज में आता हूं रिफ्लेक्सिव पे, ठीक है। तो अगर मुझे रिफ्लेक्सिव चेक करना है तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चेक करना होगा, a रिलेटेड टू a, है ना। याद होगा आपको कि a रिलेटेड टू a होगा, तो यानी हमें इस वाले रिलेशन में b के जगह पे क्या पुट कर देना है, a पुट कर देना है ना। तो यहां पे देखो a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b², है ना। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करना आता है। यहां पे देखो मैं साइड में इसको सॉल्व कर रहा हूं, a² - a ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको मैं इस तरफ लेके आ गया, यहां से a आपका कॉमन आ जाएगा, है ना। और वेवी कर्व आपको याद होगा, वेवी कर्व आपको याद होगा, हमें पॉजिटिव चाहिए तो हमारा आंसर कहां से कहां लाई करेगा, ये वाला पार्ट। तो इस इनइक्वालिटी को आप सॉल्व करोगे तो a किसको बिलोंग करेगा, a बिलोंग टू -∞ to 0 यूनियन 1 to
इन्फिनिटी, है ना। इस इनइक्वालिटी को मैंने बस सॉल्व किया है, ठीक है। अब देखो इनइक्वालिटी को मैंने सॉल्व किया, तो जबकि हमें यह पता है कि ए आर ए किसके लिए डिफाइन होना चाहिए, फॉर ऑल ए बिलोंग टू सेट ए, याद है कि नहीं, है ना। रिफ्लेक्सिव के केस में, है ना, देखो एक तो हमें ये वाला फॉर्मेट याद होना चाहिए कि ए कॉमा ए, इफ ए कॉमा ए बिलोंग टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर, है ना, बिलोंग टू ए, ये हमारा रिफ्लेक्सिव का डेफिनेशन था, ठीक है। इसी रिफ्लेक्सिव के डेफिनेशन को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, ए आर ए, है ना, फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए, है ना। तो यहां पे देखो हमने अगर बी को ए से रिप्लेस किया तो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन सारे ए के लिए ट्रू होना चाहिए, क्योंकि ए किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है ना, ए रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। जबकि यहां से ये कंडीशन सिर्फ किस ए के लिए ट्रू है, बस सिर्फ इतने ए के लिए ट्रू है, जबकि ये फॉर ऑल ए बिलोंग टू ट्रू होना चाहिए, है ना। तो ये जो ए है वो ए बिलोंग टू आर के लिए ट्रू नहीं है ना, ये सिर्फ इस सेट के लिए ही ट्रू है, इसलिए ये वाला पार्ट क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। समझ में आ गया कि ये रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है। रिफ्लेक्सिव इसलिए नहीं है क्योंकि जब आप ए कॉमा ए बिलोंग टू आर लिखते हो तो ए जो है वो सेट ए के हर एक एलिमेंट के लिए वैलिड होता है ना। ये जो स्मॉल ए है, अगर आप दोनों एलिमेंट को सेम करोगे तो ये हर एक एलिमेंट के लिए वैलिड होता है, लेकिन ये जो ए आ रहा है वो सिर्फ किसके लिए वैलिड आ रहा है, ओनली वैलिड फॉर दिस ए, है ना। तो अगर ये सिर्फ इतने ए के लिए है तो हम इसको रिफ्लेक्सिव नहीं बोल पाएंगे, क्लियर है, क्योंकि हमारा ए बिलोंग टू आर नहीं आया है, क्लियर है सबको, ए बिलोंग टू आर नहीं आया है। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में आते हैं, अगर हमें इसे क्या प्रूफ करना है, सिमेट्रिक प्रूफ करना है, ठीक है। तो अगर मुझे इसे सिमेट्रिक प्रूफ करना होगा तो सिमेट्रिक के लिए आपको क्या दिया होगा, याद है आपको, सिमेट्रिक के लिए हम क्या करते हैं कि अगर ए, यहां पे देखो सिमेट्रिक के लिए मैं फिर से कंडीशन लिख रहा हूं, इफ ए कॉमा बी बिलोंग टू आर दिस इंप्लाइज बी कॉमा ए बिलोंग टू आर, है ना। और इसी को अगर मैं सिंबल के फॉर्म में लिखूं तो अगर आपके पास ए आर बी दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, चेक करोगे कि ये बी आर ए है या नहीं, क्लियर है। तो देखो हमें ए आर बी दिया हुआ है ना, हमें ए आर बी दिया हुआ, यानी ए का रिलेशन बी से है। मैं ये चेक करना चाह रहा हूं कि ये सिमेट्रिक है या नहीं, तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा, बी का रिलेशन ए से होगा या नहीं, है ना। तो बस जहां पे ए है, ये जो रिलेशन जिस तरीके से डिफाइन किया हुआ है, इसमें आप ए और बी को इंटरचेंज कर दो, तो बी को इंटरचेंज करोगे ये बन जाएगा। तो क्या ये रिलेशन और ये रिलेशन सेम है क्या, ये दोनों रिलेशन सेम नहीं है, इसलिए ये चीज सिमेट्रिक भी नहीं है, क्लियर है, ये सिमेट्रिक भी नहीं है। नेक्स्ट हम आते हैं ट्रांजिटिव पे, ठीक है। ट्रांजिटिव का डेफिनेशन क्या बोलता है, इफ ए कॉमा बी बिलोंग टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग टू आर, ठीक है। वहां पे हमने A1 A2 A3 लिया था, यहां मैं ABC के टर्म में लिख रहा हूं, दिस इंप्लाइज A कॉमा सी बिलोंग टू आर होना चाहिए, है ना। इसका मतलब क्या है, A कॉमा सी बिलोंग टू आर होना चाहिए। तो यहां पे देखो हमें यहां पे आपको ये दो टर्म जो है वो रिलेशन में लाई करना चाहिए, है ना, इस रिलेशन में लाई करना चाहिए, है ना। तो हम यहां पे ABC इस तरीके से चूज करते हैं, लेट, ठीक है, लेट ए आर बी तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, देखो यहां पे ए आर बी हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। हम यहां पे बी आर सी भी डिफाइन करते हैं, ठीक है। बी आर सी क्या होगा, बी लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर, क्लियर है। देखो हमने यहां पे एबीसी इस तरीके से चूज किया है कि ये इस दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों जो है उस रिलेशन का ही पार्ट है ना। तो यहां पे हमने एबीसी का पेयर इस तरीके से चूज किया है कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। हमें इसमें क्या प्रूफ करना है, इसमें हमें ये प्रूफ करना है कि ए आर सी भी सेम इसी टाइप का रिलेशन होना चाहिए, है ना। अगर ए आर सी कोई लिख के दे और आपके पास अगर इस टाइप का रिलेशन आ जाता है, ठीक है, यहां पे देखो
ए बी था तो ए इज लेस देन बी स्क्वायर, यहां पे बी और सी था तो बी इज लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर। तो ये बोल रहा है कि अगर आप ए और सी का पेयर चूज करते हो तो इस टाइप का रिलेशन आना चाहिए, है ना। अगर इस टाइप का रिलेशन आपके पास आ जाता है तो ये ट्रांजिटिव होगा, है ना। तो हमें ये नहीं पता कि ये इस टाइप का रिलेशन है या नहीं है, हमें इसे चेक करना पड़ेगा। तो ये हम कहां से चेक करेंगे, है ना, ये हम कहां से चेक करेंगे, ये हमें चेक करना होगा इस दो गिवन कंडीशन को यूज करके, है ना। तो यहां से देखो पहला रिलेशन हमें क्या है, a इज लेस देन बी स्क्वायर और दूसरा है b इज लेस देन सी स्क्वायर, है ना। इस वाले में अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो b स्क्वायर लेस देन इक्वल टू c की पावर 4, है ना, b। और यहां से देखो अगर आप इस दोनों को कंबाइन करोगे तो आप दोनों को कंबाइन करके क्या बोल सकते हो, e इज लेस देन इक्वल टू c की पावर 4, जबकि हमारा कंडीशन क्या आना चाहिए था, ये कंडीशन आना चाहिए था, है ना। इसका मतलब ये जो हमने लिखा है वो क्या है, गलत है ना, यानी ये ट्रू नहीं है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक है, जय श्री, क्लियर हो रहा है कि ये ट्रांजिटिव कैसे नहीं है, चेक कर रहे हैं। ठीक है, 1 का फोर्थ देखो, 1 का फोर्थ में बोल रहा है कि हमें चेक करना है कि रिलेशन हमारा डिफाइन है जेड में, ठीक है, और x कॉमा y इस तरीके से डिफाइन किया गया है, x कॉमा y इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि x माइनस वाई क्या होना चाहिए, x माइनस वाई एक इंटीजर होना चाहिए, है ना। x माइनस वाई क्या होना चाहिए, हमारा इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, तो मैं सबसे पहले रिलेशन लिख रहा हूं, देखो अरुंधति, देखो हाँ 4th और 5 ये भी करते हैं। अरुंधति देखो 1 का फोर्थ, तो 1 का फोर्थ में हमारे पास जो रिलेशन डिफाइन है r, वो किस तरीके से डिफाइन है, x कॉमा वाई सच दैट x माइनस वाई इज इंटीजर, क्लियर है, इज इंटीजर, समझ में आ रहा है, ये हमें डेफिनेशन में दिया हुआ है। अब देखो अगर मैं इसको सिंबल के फॉर्म में लिखूं, है ना, आपको याद है कि रिलेशन इस तरीके से होता है, तो मैं इस रिलेशन को कैसे लिख सकता हूं, x r y भी लिख सकता हूं। तो x r y की वैल्यू क्या होगी, x माइनस वाई इज एन इंटीजर। यहां तक क्लियर है अरुंधति, यहां तक समझ में आया, x कॉमा x r y सच दैट x इज ए इंटीजर। तो ये यही डेफिनेशन था, इसको मैंने इस तरीके से लिखा। ठीक है, इस तरीके से लिखने से फायदा क्या होगा कि हम इसी तरीके से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब पहली चीज आते हैं रिफ्लेक्सिव पे। ठीक है, पहली चीज आते हैं रिफ्लेक्सिव पे। याद है रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या होता है, यहां पे देखो मैं सिंबल के फॉर्म में फिर से आपको रिपीट करा रहा हूं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में मैं ये डेफिनेशन आपको रिपीट करा रहा हूं। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव में क्या लिखते हैं हम, एक्स आर एक्स, है ना, दोनों को हम क्या कर देते हैं, सेम कर देते हैं। अगर ये रिलेशन सेट को बिलोंग कर रहा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए, जो हमारा सेट ए है, और यहां पे सेट ए क्या दिया हुआ है हमें, जेड दिया हुआ है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या चेक करेंगे, एक्स आर एक्स, है ना, और एक्स आर एक्स का मतलब क्या हो गया, जहां पे y था हमें वहां पे x रिप्लेस कर देना है। तो इस वाले में अगर x की जगह पे y पुट करोगे, y की जगह पे x पुट करोगे तो यह क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया, 0 इज एन इंटीजर। अब बताओ कि क्या 0 इंटीजर होता है या नहीं, ये हमारे पास ओरिजिनल डेफिनेशन था, ये देखो ये हमारे पास ओरिजिनल डेफिनेशन था, ये बोल रहा है कि x माइनस वाई आपका ये टर्म हमेशा क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, है ना। और यहां पे देखो हमने x r x किया तो क्या मिल गया, 0। और क्या 0 इंटीजर है या नहीं, 0 इंटीजर होता है, इसका मतलब ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। क्लियर हो गया अरुंधति, क्लियर होगा कि रिफ्लेक्सिव मैंने कैसे चेक किया, रिफ्लेक्सिव कैसे चेक किया, समझ में आ गया। नेक्स्ट आते हैं सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक में हम क्या करते हैं, देखो डेफिनेशन फिर से सिमेट्रिक का, सिमेट्रिक में हम ये चेक करते हैं कि अगर x r y है तो हमें क्या इंप्लाइज करना है, y r x, यानी x और y को आपस में इंटरचेंज करना है। ठीक है, तो देखो मैं इंटरचेंज कर रहा हूं, ये हमारे पास ऑलरेडी डेफिनेशन है, हमें ये प्रूफ करना है कि y r x क्या होना चाहिए, हमारा इंटीजर होना चाहिए। तो अगर आप y x r लिखोगे तो क्या होगा, x की जगह पे y और y की जगह पे x हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स इज एन इंटीजर।
क्लियर है? अब मुझे ये बताओ कि अगर x माइनस वाई इंटीजर होता है तो y माइनस एक्स भी क्या होता है? इंटीजर ही होगा, है ना? सिर्फ क्या होगा? माइनस टाइम्स का डिफरेंस होगा, तो नेगेटिव नंबर भी तो इंटीजर में काउंट होता ही है ना? तो ये स्टेटमेंट भी क्या है हमारा? ट्रू है। इसका मतलब ये भी क्या है? सिमेट्रिक है। क्लियर है ना? तो बस जो ओरिजिनल डेफिनेशन है उस ओरिजिनल डेफिनेशन को आपको रखते हुए जो भी आप चेंजेस कर रहे हो, अगर वो भी उसको सेटिस्फाई कर रहा है तो हम उसको सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव बोल रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं ट्रांजिटिव पे। ठीक है, जयश्री देखो ट्रांजिटिव वाले पार्ट में तुम्हें प्रॉब्लम है। ट्रांजिटिव में क्या करते हैं? देखो ट्रांजिटिव का मैं फिर से डेफिनेशन लिख रहा हूं। ट्रांजिटिव के लिए क्या करना है? आपको 3 एलिमेंट चूज करना पड़ेगा, है ना? याद होगा आपको A1 A2 A3 लिया था, यहां पे मैं x y z ले रहा हूं। ठीक है, तो आपको x r y, इफ x r y एंड y r z, ये दोनों चीजें अगर ट्रू है, ट्रू होने का मतलब क्या कि जो रिलेशन हमें गिवन है उस रिलेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो हम इसको इंप्लाइज करके क्या बता पाए? x जो है वो z से रिलेटेड होना चाहिए, है ना? ये इसका बेसिक मीनिंग होता है किसका? ट्रांजिटिव फंक्शन का, है ना? ये किसका मीनिंग होता है? ट्रांजिटिव फंक्शन का। क्लियर है? तो यहां पे देखो मैं पहले लिख रहा हूं x कॉमा y वाला, तो ये तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन था, है ना? तो x कॉमा y आपको इस तरीके से चूज करना है। ठीक है, तो देखो x r y सच दैट x माइनस y इज एन इंटीजर। ठीक है, हमने x और y इस तरीके से चूज किया है कि जो हमारे पास ये गिवन रिलेशन था ये वाला, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है ना? x y इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखो मुझे फिर से y z भी लेना पड़ेगा, तो मैं एक और रिलेशन ले रहा हूं y रिलेटेड टू z, है ना? और देखो इसमें क्या हो जाएगा? y माइनस z इज एन इंटीजर। अब मुझे बताओ कि y और z भी यहां पे मैंने इस तरीके से चूज किया है कि वो गिवन रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक ना? ये चीज समझ में आ रहा कि नहीं? ये जो दो चीज हमने लिखा है, ये दो चीज हमें ऑलरेडी हमने एज्यूम किया है कि ये दोनों क्या है? ट्रू है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों जब तक रिलेटेड नहीं होगा तब तक हम थर्ड वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करा पाएंगे, है कि नहीं? तो ये ट्रांजिटिव बोलता है कि अगर आपके पास x y से रिलेटेड हो और y z से रिलेटेड हो, तो आपको ये शो करना है कि x z से भी रिलेटेड होगा तो वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक ना? तो यहां पे देखो मैंने x y से रिलेटेड ले लिया, ठीक है, हमने y z से भी रिलेटेड ले लिया, y z से भी रिलेटेड ले लिया, तो y माइनस जेड भी क्या हो गया? एक इंटीजर हो गया। ठीक है, तो ये दोनों चीजें क्या हो गई? ट्रू हो गया। अब हमें एक्चुअली में प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि आपका x जो है वो z से रिलेटेड है, और x z से रिलेटेड, इसका मतलब क्या हो जाएगा? x माइनस जेड इज एन इंटीजर। x माइनस जेड क्या होना चाहिए हमारे पास? इंटीजर होना चाहिए। क्लियर है? तो x z हमारा इंटीजर होना चाहिए। अब देखो ये चीज हमें पता नहीं है, ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है, तो ये हम प्रूफ कहां से करेंगे? इस दोनों गिवन कंडीशन को यूज करके। तो देखो हमें क्या पता है कि x माइनस वाई एक इंटीजर है, तो मैं x माइनस वाई एक इंटीजर है। ठीक है, हमें इसको इंटीजर प्रूफ करना है, तो मैं इसी से स्टार्ट करता हूं। x माइनस जेड को मैं देखो क्या लिख रहा हूं? x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड। ठीक है, देखो x माइनस जेड को मैं इसमें प्लस माइनस वाई कर सकता हूं, है ना? और देखो ये वाला कंडीशन, ये एक इंटीजर है कि नहीं? ये वाला पार्ट क्या है? इंटीजर है। कैसे पता चला? क्योंकि पहला वाला कंडीशन ये हमें ट्रू है ना? हमने इसको ट्रू एज्यूम किया है। दूसरा देखो y माइनस जेड है, y माइनस जेड भी हमारा ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि हमने इसको भी इंटीजर ही माना था, है ना? इसका मतलब ये दोनों इंटीजर है, और दोनों इंटीजर को अगर हम ऐड करते हैं तो फिर से हमें क्या मिलता है? इंटीजर ही मिलता है। इसका मतलब x माइनस जेड भी क्या है? एक इंटीजर है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या है? ट्रू है। ये स्टेटमेंट ट्रू है, इसका मतलब ये क्या है? ट्रांजिटिव है। और ये क्योंकि तीनों है, इसका मतलब ये जो गिवन रिलेशन है आपका, इसको आप क्या बोल सकते हो? ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये हमारा क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्लियर हो गया? अरुंधति, जयश्री, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं।
है ना। कैसे ट्रांजिटिव सिमेट्रिक चेक कर रहे हैं ये समझ में आ रहा है ना। अच्छे से करो क्योंकि एक क्वेश्चन आएगा, सेम क्वेश्चन वही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, रिलेशन हमारा डिफाइन है a कॉमा बी, जैसे अभी जस्ट ऊपर में किया था सेम वही क्वेश्चन है, b है ना, a लेस देन b, और जो हमारा रिलेशन है वो कहां पे डिफाइन है, r में डिफाइन है। तो a कॉमा बी किसको बिलोंग करना चाहिए, r को। ठीक है, इसको मैं फिर से सिंबल के फॉर्म में लिख रहा हूं, देखो a r b सच दैट a इज लेस देन b स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। पहले फर्स्ट पार्ट में आता हूं रिफ्लेक्सिव पे, फर्स्ट पार्ट में आता हूं रिफ्लेक्सिव पे। रिफ्लेक्सिव क्या बोलता है, रिफ्लेक्सिव बोलता है कि ए आर ए होना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग टू कैपिटल ए। क्लियर है कि नहीं। तो ये फर्स्ट वाला रिफ्लेक्सिव का डेफिनेशन है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, बी के जगह पे आर लिख दूंगा। तो ए आर ए, यानी इसमें भी मैं ए की जगह पे बी की जगह पे ए ही पुट कर दूंगा, है ना। तो ये देखो ए ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ये क्या होता है, ऑलवेज ट्रू होता है कि नहीं। ये क्या होता है, ये क्या होता है, ऑलवेज ट्रू होता है ना। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर, है ना। ए की कोई भी वैल्यू, ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। इसका मतलब पहला वाला स्टेटमेंट जो है हमारा वो क्या है, सिमेट्रिक है। क्लियर है, पहला वाला स्टेटमेंट हमारा क्या है, सिमेट्रिक है। नेक्स्ट हम आते हैं दूसरे वाले पार्ट पे। दूसरा बोल रहा है कि ये क्या होना चाहिए, ये सिमेट्रिक है या नहीं वो हमें चेक करना है। ठीक है, तो सिमेट्रिक के लिए हम क्या चेक करेंगे, याद है आपको, ए आर बी है तो हमें क्या चेक करना होता है, बी आर ए। ठीक है, तो ए आर बी तो हमारा ऑलरेडी यहां पे लिखा हुआ है, मैं बी आर ए लिख रहा हूं। तो बी आर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी और ए का प्लेस आपस में क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा, है ना। तो देखो अगर आप प्लेस इंटरचेंज करोगे तो क्या दोनों इनइक्वालिटी सेम रहेगा, क्या नहीं रहेगा, है ना। इसका मतलब ये गिवन रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो सेकेंड वाला क्या है आपका, सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, और ट्रांजिटिव जब चेक करोगे तो थर्ड केस ट्रांजिटिव के लिए आपको याद है कि यहां पे मैं ए बी सी ले लेता हूं। तो ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, तो हमें प्रूफ करना होगा कि ए जो है वो सी से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहां पे देखो मैं ए रिलेटेड टू बी ले रहा हूं जो कि हमें ऑलरेडी इक्वेशन गिवन था, बी रिलेटेड टू सी ले रहा हूं, बी इज लेस देन इक्वल टू सी। ठीक है, बी इज लेस देन इक्वल टू सी। ठीक है, और हमें अब एक्चुअली में प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू प्रूफ दैट ए इज रिलेटेड टू सी, और अगर ए सी से रिलेटेड होगा तो हमारा इनइक्वालिटी क्या आना चाहिए, ए इज लेस देन इक्वल टू सी, है ना। तो ये अगर आपका निकाल पाते हो इसका मतलब आप जो है ये क्या होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पहला कंडीशन हमें यहाँ पे दिया हुआ है, ए इज लेस देन इक्वल टू बी। ठीक है, ये चीज हमें गिवन है, ये दोनों कंडीशन क्या हमारा गिवन है। और सेकेंड क्या बोल रहा है, b इज लेस देन इक्वल टू सी। ठीक है, इन दोनों को आप कंबाइन करोगे तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि नहीं, a इज लेस देन इक्वल टू सी। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रांजिटिव है। और ट्रांजिटिव है ना, सिमेट्रिक नहीं था इसलिए इसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 सेम है अरुंधति। क्वेश्चन नंबर 5 अब खुद से ट्राई करना, सेम टाइप का मैंने 2 क्वेश्चन आपको खुद बता दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है जो, वो आप खुद से ट्राई करो। सेम टाइप का 2 क्वेश्चन मैंने डिस्कशन किया है। ठीक है, थर्ड उसी टाइप का है, आप खुद से ट्राई करो, देखो नहीं होता तो फिर कल बताना, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का 5 में देखो फिर से वही चीज है। 1 के 5 में आपके पास डिफरेंट टाइप का रिलेशन दिया हुआ है, हमें क्या चेक करना है, चेक करना है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है कि नहीं। पहला वाला देखो, x एंड y मैं एक सॉल्व कर रहा हूं। जय श्री देखो 1 का 5 में मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के 5 में मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, आप देखो बाकी क्वेश्चन आप उसी तरीके से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, रिलेशन देखो पहला वाला क्या बोल रहा है, आर सच दैट x, y, और x और y किस तरीके से रिलेटेड है, x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस, x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस, है ना, वर्क एट द सेम प्लेस। ठीक है, तो इसको मैं किस तरीके से लिखेंगे आपको समझ में आ रहा है, इसको मैं सिंबल के फॉर्म में लिखूंगा, x रिलेटेड टू y
और एक्स वाई कैसे रिलेटेड है, एक्स एंड वाई वर्क एट दी सेम प्लेस, एक्स एंड वाई वर्क एट दी सेम प्लेस। क्लियर है। तो अब मैं पहला अगर पोर्शन चेक करता हूं रिफ्लेक्सिव का, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, याद है आपको, x रिलेटेड टू x होना चाहिए। तो जहां पे y है उसको आप x से रिलेटेड कर दो, तो x एंड x वर्क एट दी सेम प्लेस, है ना। बाकी में कोई चेंज नहीं होगा, जहां पे x y है दोनों को मैं सेम कर दे रहा हूं। ठीक है। अब ये बताओ कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं। x और x तो सेम ही जगह पे काम कर रहा है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ट्रू है तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। जय श्री क्लियर हो रहा है, जय श्री समझ में आ रहा है कैसे चेक कर रहे हैं। दूसरा आते हैं सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक के लिए हम क्या चेक करते हैं, अगर एक्स आर वाई दिया हुआ है तो हमें वाई आर एक्स चेक करना है। तो वाई आर एक्स कैसे चेक करोगे, एक्स को वाई से रिप्लेस इंटरचेंज कर दो, तो वाई एंड एक्स वर्क एट दी सेम प्लेस। जयश्री क्लियर हो रहा है। अब देखो मुझे बताओ कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं। ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्यों, क्योंकि अगर x एंड y सेम प्लेस पे काम कर रहा है तो y एंड x भी सेम प्लेस पे ही काम करेगा, है कि नहीं। सेम ही चीज है, बस उसको अलग तरीके से लिखा हुआ है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। ठीक है। थर्ड पे आते हैं ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव के लिए आपको याद है कि हमें 3 एलिमेंट चूज करना पड़ेगा। ठीक है। तो पहला मैं मान लेता हूं x रिलेटेड टू y, दूसरा मैं मान लेता हूं y रिलेटेड टू z। अगर x रिलेटेड टू y है तो हम क्या लिख पाएंगे, x एंड y वर्क एट दी सेम प्लेस, वर्क एट दी सेम प्लेस। समझ में आ रहा है। और y और z रिलेटेड है तो हम क्या लिख पाएंगे, y एंड z वर्क एट दी सेम प्लेस, है ना। इसका मतलब हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि हमने x y z इस तरीके से लिया है कि ये दोनों स्टेटमेंट को हमने क्या माना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है ना। तो हमें अब प्रूफ क्या करना होगा, हमें प्रूफ करना होगा कि x जो है वो z से रिलेटेड है। और अगर x z से रिलेटेड है तो हम क्या बोल पाएंगे, x एंड z वर्क एट दी सेम प्लेस, x एंड z वर्क एट दी सेम प्लेस। तो आपको ये चेक करना है। ठीक है। हम इसे बाय डिफॉल्ट ट्रू नहीं मानेंगे। ठीक है। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है कि नहीं। और इसको चेक करने के लिए आपने जो 2 स्टेटमेंट स्टार्टिंग का लिखा हुआ है, इसी दोनों स्टेटमेंट का आपको हेल्प लेना है। ठीक है। तो यहां पे देखो x एंड y सेम प्लेस पे काम कर रहा है, y एंड z सेम प्लेस पे काम कर रहा है। ठीक है। तो x एंड y सेम प्लेस पे काम कर रहा है, y एंड z सेम प्लेस पे काम कर रहा है। तो इन दोनों स्टेटमेंट से आप ये बोल सकते हो कि नहीं कि x एंड z भी सेम स्टेटमेंट पे सेम प्लेस पे काम करेगा। इसका मतलब थर्ड स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है ना। तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या, ये जो रिलेशन हमें दिया हुआ है ये तीनों सेटिस्फाई कर रहा है ना। सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है। और जो तीनों होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। सबको क्लियर हुआ है ना। बाकी सारे क्वेश्चन आपको ट्राई करना है खुद से, हर एक मेथड में कैसे हम अप्रोच कर रहे हैं उस चीज को आप समझने का ट्राई करो। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आप क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आपका हो चुका है। ठीक है। 5 क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, सेम उसी टाइप का है। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 to 10। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 to 10 आपको ट्राई करना है होमवर्क के लिए। 5 क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 6 to क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन आप और ट्राई करो। और ऑलरेडी आप असाइनमेंट और प्रैक्टिस शीट 2 ऑलरेडी आप कर चुके हो। ठीक है। तो इसका हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। प्रैक्टिस शीट 2 कंप्लीट डिस्कशन होगा। किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो वो पूछ लेना। ठीक है। और चैप्टर 9 में भी किसी क्वेश्चन में डाउट हो, एक्सरसाइज से लेके मिसलेनियस तक। ठीक है। तो ये आपका डिस्कशन वाला पार्ट है जो आपको ऑलरेडी कर चुके हो। तो किसी क्वेश्चन में डाउट हो उस क्वेश्चन को आप फिर से एक बार देख लेना, है ना। और कोई डाउट हो तो फिर हम उसको आगे कल डिस्कशन कर लेंगे। और ये क्वेश्चन आपको 5 क्वेश्चन अभी कंप्लीट करना है। ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन कंप्लीट करके आप ये डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पार्ट आप लोग रिवाइज करते रहो, कैसे इक्वेशन सॉल्व होता है, कैसे सब कुछ कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक हर एक क्वेश्चन सॉल्व करो, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देखो। ठीक है। तो आपका टेस्ट में आप अच्छा कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ आपका ऑलरेडी किया हुआ है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग
इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी हमने बस इसी वाले बस एग्जांपल्स देखे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से आगे मिलते हैं। ओके, चलो बाय।